Hello students, I am Rafiq and I again welcome you in this class of linear algebra. In previous video, we were discussing a theorem of subspaces in which we have discussed that if S and T are subspaces, then S यूनियन T सबस्पेस होता है या नहीं। इंटरसेक्शन को भी डिस्कस किया था और इंटरसेक्शन के लिए हमने प्रूव किया था कि अगर एस और टी दोनों सबस्पेस हैं तो एस इंटरसेक्शन टी ऑलवेज सबस्पेस होता है। और यूनियन के लिए हमने थ्योरम का एक ही पार्ट किया था, एस और टी अगर सबस्पेस हैं तो क्या एस यूनियन टी भी सबस्पेस होता है। तो वो स्टेटमेंट थ्योरम का इस तरह से था कि किसी सदिश समष्टि की दो उपसमष्टियाँ और उनका संघ भी उपसमष्टि हो जाता है, यानी यूनियन भी उपसमष्टि हो जाता है यदि और केवल यदि एक सबस्पेस दूसरे में अंतर्विष्ट हो। प्रूफ में हमने एक पार्ट किया था, पहले तो उसी को रिपीट कर दें। V ओवर F सदिश समष्टि है, गिवन है, S और T सबस्पेस हैं V के, ये भी दे रखा है। अब थ्योरम का जो स्टेटमेंट है कि यूनियन भी सबस्पेस होगा और उसकी कंडीशन है कि एक दूसरे में अंतर्विष्ट हो। तो हमने प्रतिबंध पर्याप्त वाला पार्ट पहले प्रूव कर लिया था और प्रतिबंध पर्याप्त वाले पार्ट में कंडीशन को सत्य मान के और स्टेटमेंट को प्रूव किया था, यानी एक उपसमष्टि दूसरे में अंतर्विष्ट है, ये तो हमने सही मान लिया और प्रूव किया कि यूनियन भी सबस्पेस होगा। तो एक दूसरे में अंतर्विष्ट है का मतलब या तो एस टी का सबसेट है या टी एस का सबसेट है। अगर एस टी का सबसेट है तब तो एस और टी का यूनियन टी आ जाएगा, छोटे और बड़े यानी कि सबसेट और सुपरसेट का यूनियन सुपरसेट आता है। और अगर टी एस का सबसेट हुआ तो दोनों का यूनियन एस आ जाएगा। अब एस यूनियन टी टी के बराबर आएगा या एस के बराबर आएगा। एस यूनियन टी टी के बराबर आता है तो इसलिए सबस्पेस हो गया क्योंकि टी सबस्पेस है और सबस्पेस के बराबर है। और एस यूनियन टी अगर एस के बराबर आता है तो भी एस यूनियन टी सबस्पेस हो गया क्योंकि वो सबस्पेस एस के बराबर है। तो दोनों ही परिस्थितियों में एस यूनियन टी किसी न किसी सबस्पेस के बराबर है और इसलिए एस यूनियन टी भी उपसमष्टि होगा। तो ये प्रतिबंध पर्याप्त वाला पार्ट हमने पिछले वीडियो में भी प्रूव कर लिया था। अब हम इसका कन्वर्स वाला पार्ट लें, प्रतिबंध आवश्यक। तो प्रतिबंध आवश्यक वाले भाग में स्टेटमेंट को सत्य मान लेंगे। मान लो कि यूनियन वाला समुच्च सबस्पेस है, एस और टी तो है ही, एस और टी तो सबस्पेस गिवन में ही है, दे ही रखे हैं। वी वेक्टर स्पेस है, एस और टी उसके सबस्पेस हैं और यहाँ पर हमने मान लिया कि इनका यूनियन भी मान लो सबस्पेस है। तो जब यूनियन को सबस्पेस मान लिया तो हमें प्रूव करना है कि कोई एक उपसमष्टि दूसरे में अंतर्विष्ट होगी, यानी हमें प्रूव करना है, सिद्ध करना है कि या तो एस टी का सबसेट होगा या टी एस का सबसेट होगा। अब पहले एस टी का सबसेट होगा या नहीं इस पे बात करें तो जाहिर है कि दो में से एक बात तो होगी ही, या तो एस टी का सबसेट होगा या एस टी का सबसेट नहीं होगा। तो यदि एस टी का सबसेट है तब तो हमें कुछ प्रूव ही नहीं करना है, अपना रिजल्ट प्रूव हो गया, क्योंकि हमें यही तो प्रूव करना है कि या तो एस टी का सबसेट है या टी एस का सबसेट है, दोनों में से कोई भी एक बात है, ये प्रूव करना है। तो अगर एस टी का सबसेट स्वतः ही हो तब तो कुछ प्रूव ही नहीं करना है, और अगर एस टी का सबसेट ना हो तो फिर हम प्रूव करेंगे कि तब टी एस का सबसेट होगा। यानी या वाला स्टेटमेंट हम जब भी प्रूव करते हैं, ये ध्यान रखें और ध्यान से सुनें, जब भी हम कोई ऐसा कथन प्रूव करना होता है जिसमें या लगा होता है, या और, तो क्या तरीका होता है।
अलजेब्रा में भी हमने इन तरीक़ों का उपयोग किया है। अगर हमें प्रूव करना है कि S इज़ ए सबसेट ऑफ T और T इज़ ए सबसेट ऑफ S, तो हम इनमें से एक सत्य ना हो तो दूसरा अवश्य सत्य होगा, ये प्रूव करते हैं। यानी हम इस बात को प्रूव करने का प्रक्रिया ये अपनाएंगे कि अगर S T का सबसेट नहीं है तब T S का सबसेट अवश्य होगा। तो इस रूप में प्रूव करेंगे और इसका यही मतलब हो जाएगा। S T का सबसेट नहीं है तो T S का होगा। इसी बात को ऐसे कह सकते हैं कि या तो S T का सबसेट होगा ही और नहीं तो फिर T S का होगा। तो हमने मान लिया कि S T का सबसेट नहीं है। अब हमें प्रूव करना है कि T S का सबसेट होगा। पहले S T का सबसेट नहीं है का उपयोग करें। अगर ये सबसेट नहीं है तो क्या होगा, इससे हमें क्या जानकारी मिलती है। उससे पहले ये सोचो कि S T का सबसेट होता तो क्या जानकारी मिलती। अगर S T का सबसेट होता तो उसका अर्थ था कि जितने भी S में अवयव हैं सब T में भी मौजूद होंगे। तो फिर सबसेट नहीं है का मतलब क्या होगा। सबसेट नहीं है का मतलब होगा कि S में कम से कम एक अवयव ऐसा ज़रूर है जो S में तो है लेकिन T में नहीं है। नॉट ए सबसेट का ये अर्थ होता है, तो वो अर्थ लिखा है हमने। अगर हमने ये मान लिया है कि S T का सबसेट नहीं है तो देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट X इन S सच दैट X डजेंट बिलोंग टू T। सबसेट नहीं है तो ऐसा कोई ना कोई अवयव ज़रूर होगा जो S में तो है और T में नहीं है, तभी सबसेट नहीं है। और वो अवयव हमने नाम दे दिया X। अब क्योंकि X S का अवयव है, केवल ये S का अवयव है, इस कारण से हम कह सकते हैं कि ये यूनियन का भी अवयव होगा, यूनियन वाले सेट का भी अवयव होगा। क्योंकि यूनियन में होने के लिए एक में होना ही काफ़ी होता है, दूसरे में वो अवयव हो या ना हो, एक में है तो यूनियन में होगा। तो X हमने ऐसा अवयव लिया है जो S में है और T में नहीं है, और ये S में है अतः यूनियन में है। ये एक पॉइंट हमने बना के रख लिया। अब क्योंकि S सबसेट नहीं है T का, ये हम मान के चल रहे हैं, और T S का सबसेट होगा ये हम प्रूव करने वाले हैं। तो सबसेट प्रूव करने का क्या तरीका होता है, जिसे सबसेट प्रूव करना हो उसमें एक स्विच अवयव मान लें। मान लो Y T का एलिमेंट है, और फिर किसी भी प्रकार से हम ये प्रूव कर दें कि जो Y T में माना था वो S में भी है। तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि T के सारे अवयव S में हैं, तो T इज़ ए सबसेट ऑफ S प्रूव हो जाता है। तो T को S का सबसेट प्रूव करने के लिए हम सिद्ध करेंगे कि T इज़ ए सबसेट ऑफ S। तो इसके लिए हमने एक एलिमेंट T में मान लिया, माना Y T में है। तो हम कहाँ पहुँचेंगे, हम प्रूव करेंगे कि जो Y T में माना है वो S में भी होगा। तो अब हमें Y को S में प्रूव करने का लक्ष्य है। तो पहले Y T का माना है, T में होने के कारण ये S यूनियन T में होगा। ये S में है या नहीं ये तो अभी पता नहीं है, लेकिन क्योंकि T में है और अकेले T में होने के कारण भी हम कह सकते हैं कि ये यूनियन का एलिमेंट है। ये पॉइंट नंबर 2। तो X तो S का अवयव होने के कारण यूनियन में है, और Y T का अवयव होने के कारण यूनियन में है। तो पॉइंट नंबर 1 और 2 को मिला के हम कह सकते हैं कि X और Y दोनों यूनियन में हैं। अब जब ये दोनों यूनियन में हैं और इस पार्ट में हमने ये मान रखा है कि यूनियन सब स्पेस है, तो सब स्पेस के दो अवयवों का योग भी सब स्पेस में होता है। तो जब दोनों S यूनियन T में हैं तो X प्लस Y यानी इन दोनों वेक्टर्स का योग भी S यूनियन T में होगा, क्योंकि S यूनियन T इज़ ए सब स्पेस। अब X प्लस Y जब यूनियन में है, तो यूनियन में कोई एलिमेंट तभी हो सकता है जब वो किसी ना किसी में रहा हो, S में हो या T में हो, तभी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये S में भी ना हो T में भी ना हो। अगर ऐसा होता तब तो ये यूनियन में भी नहीं होता। तो यूनियन में है का मतलब या तो ये S में है या T में है, दोनों में भी हो सकता है, लेकिन कम से कम एक में ज़रूर होगा। अब ये दो पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास आई। ये एक बार रिपीट करूँ मैं, ये दोनों एलिमेंट यूनियन के कैसे आए, अलग अलग कारणों से आए। X तो S का अवयव था अतः यूनियन में है, और Y हमने T का अवयव माना अतः यूनियन में होगा।
क्योंकि यूनियन में होने के लिए एक में होना ही काफ़ी होता है। अब दोनों जब यूनियन में हैं और यूनियन सब स्पेस है, तो सब स्पेस की ये विशेषता होती है कि उसके दो अवयवों का योग भी उसी में होता है। तो इसलिए एक्स प्लस वाई एस यूनियन टी में होगा। और जब ये एस यूनियन टी में होगा तो या तो एस में होगा या टी में होगा। इन दोनों में से एक बात अवश्य सत्य होगी, दोनों भी सत्य हो सकती हैं। तो हमने बात यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 दिया है इसको, ये एक पॉसिबिलिटी के तौर पर छोड़ा है कि एक्स प्लस वाई या तो एस का अवयव है या टी का अवयव है। अब इसमें से हम आगे के स्टेप्स में ये प्रूव करने जा रहे हैं कि ये जो सेकंड पॉसिबिलिटी है ये सही नहीं है, यानी एक्स प्लस वाई टी का एलिमेंट नहीं हो सकता। ये हम आगे प्रूव करेंगे। और जब यहाँ दो संभावनाएं कि या तो एस का है या टी का है, और जब ये प्रूव हो जाएगा कि ये टी का नहीं हो सकता तो कन्फर्म हो जाएगा कि ये एस का ही है। और ये सब क्यों कर रहे हैं हम? टी को एस का सबसेट सिद्ध करने के लिए, और उसमें हमने एक वाई टी का एलिमेंट ले रखा है, और हमारा प्रयास ये है कि हम ये प्रूव कर दें कि ये जो वाई टी का अवयव लिया है वो एस में भी है। उसके लिए ये सब कर रहे हैं। तो एक्स प्लस वाई या तो एस में होगा या टी में होगा। अब हम सेकंड पॉसिबिलिटी को रॉन्ग प्रूव करें, गलत प्रूव करें बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, विरोधाभास विधि द्वारा। अगर एक्स प्लस वाई को टी का अवयव मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए, यदि हम ये मान लें कि एक्स प्लस वाई टी में है, तब क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई टी में है और वाई भी टी में है, तो एक्स प्लस वाई प्लस माइनस ऑफ वाई भी टी में हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दें कि टी एक सब स्पेस है, और सब स्पेस होने के कारण वाई के टी में होने की वजह से माइनस वाई भी टी में होगा, और माइनस वाई टी में है और एक्स प्लस वाई को टी का मान लिया जाए तो फिर दोनों का योग भी टी में होगा। माइनस वाई तो टी में है ही, एक्स प्लस वाई को अगर टी का अवयव मान लें तो एक्स प्लस वाई और माइनस वाई का योग टी में आएगा। अब इसमें वाई और माइनस वाई का योग तो ज़ीरो वेक्टर हो जाएगा, और एक्स प्लस ज़ीरो वेक्टर एक्स ही हो जाएगा। तो क्या सिद्ध हो गया कि एक्स बिलोंग्स टू टी। अब ये एक्स बिलोंग्स टू टी कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, विरोधाभास आ गया, क्योंकि एक्स कौन सा एलिमेंट था? एक्स हमने वो अवयव लिया था जो एस में तो हो और टी में ना हो, तो एक्स टी में नहीं था, जबकि यहाँ पर आ गया एक्स टी में है, जो कि विरोधाभास है, क्योंकि एक्स डजंट बिलोंग टू टी। तो ये जो हमारे पास तथ्य ऊपर उपलब्ध है उसका विरोधाभास आ गया है। अतः हमारा ये मानना कि एक्स प्लस वाई बिलोंग्स टू टी ये सही नहीं है, अर्थात एक्स प्लस वाई कैन नॉट बिलोंग टू टी। तो पॉइंट नंबर 3 में हमने दो पॉसिबिलिटीज छोड़ी थी कि एक्स प्लस वाई या तो एस का एलिमेंट होगा या एक्स प्लस वाई टी का एलिमेंट होगा। ये पॉइंट नंबर 3 में हमने दो पॉसिबिलिटीज छोड़ी थी। हमने प्रूव कर लिया यहाँ पर कि एक्स प्लस वाई टी का अवयव नहीं हो सकता। तो अब कंफर्म हो गया कि ये पहले वाली पॉसिबिलिटी ही सही है। तो अब हम कह सकते हैं कि एक्स प्लस वाई जब टी का एलिमेंट नहीं हो सकता तो एस का होगा। अब जब एक्स प्लस वाई एस का होगा तो इसमें माइनस एक्स और जोड़ देने पर भी एस का ही रहेगा। क्यों? एक्स प्लस वाई एस का है, एक्स एस का है, और एक्स के एस का अवयव होने पर माइनस एक्स भी एस को बिलोंग करेगा, क्योंकि एस सब स्पेस है, उपसमष्टि है, और उपसमष्टि में हर अवयव का प्रतिलोम होता है। अब एक्स प्लस वाई एस का है और माइनस एक्स भी एस का है, तो फिर दोनों का योग यानी माइनस एक्स और एक्स प्लस वाई का योग भी एस में होगा। माइनस एक्स और प्लस एक्स जीरो वेक्टर हो जाता है, और जीरो वेक्टर प्लस वाई बराबर वाई ही होता है। तो सिद्ध हो गया कि वाई एस में होगा, वो वाई जो हमने टी का आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया था। यानी वाई टी का अवयव मानकर अब सिद्ध हो गया कि वाई एस में है। तो इससे प्रूव हो गया, जो प्रूव किया है उसको एक बार दोबारा भी लिख दिया है, अर्थात y बिलोंग्स टू टी देन y बिलोंग्स टू s। ये बात सिद्ध हो गई। y को t का अवयव माना था और हमने सिद्ध कर लिया अब कि y s में है। तो प्रूव हो गया कि t इज ए सबसेट ऑफ s। और ये कब प्रूव हुआ? अनकंडीशनल प्रूव नहीं हुआ। ये
टी इज़ ए सबसेट ऑफ एस तब प्रूव हुआ जब हम ये मान के चले थे कि एस टी का सबसेट नहीं है, तब सिद्ध हुआ कि टी एस का सबसेट होगा। तो बात को बदल के ऐसे भी कह सकते हैं कि या तो एस टी का सबसेट होगा ही, और नहीं हुआ तो टी एस का सबसेट हो जाएगा। इसका मतलब कोई एक उपसमष्टि दूसरे में अंतर्विष्ट है। ये बात कि एक उपसमष्टि दूसरे में अंतर्विष्ट है क्या मान के प्रूव की है? यूनियन को सब स्पेस मान लिया तब। तो इस तरह से ये इस थ्योरम का सेकंड पार्ट हो गया, यानी कि कंडीशन इज नेसेसरी, प्रतिबंध आवश्यक। इससे पहले वाला प्रतिबंध पर्याप्त वाला पार्ट हमने पहले कर ही लिया था। तो इस प्रकार से ये थ्योरम कंप्लीट होती है। ये जो मैंने वेन डायग्राम में इधर बना रखे हैं, एक बार इनको भी समझ लें। अगर हम ये देखें कि दो सब स्पेस किस किस स्थिति में हो सकते हैं। V मेन वेक्टर स्पेस है और ये पूरा V है, V लिखा है यहाँ पे। तो इसके सब स्पेस हैं S और T, तो V के अंदर होंगे जैसे S और T। तो हमने ये लिखा है ये वाली सिचुएशन तो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। क्योंकि ये सिचुएशन क्या है कि S और T V के अंदर इस प्रकार हों ताकि S और T में एक भी कॉमन एलिमेंट ना हो। तो ऐसा तो होता ही नहीं है, क्योंकि ये मात्र सबसेट नहीं है, ये सब स्पेस हैं। और सब स्पेस में बाकी कोई वेक्टर कॉमन हो या ना हो, ज़ीरो वेक्टर तो कॉमन होता ही है। तो ये वाली सिचुएशन तो पॉसिबल ही नहीं है। अब S और T के बारे में फिर तीन पॉसिबिलिटीज़ बचती हैं। या तो S और T ऐसे होंगे कि कुछ एलिमेंट S में अलग होंगे जो केवल S में है, T में नहीं है। कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जो T में है, S में नहीं है। और कुछ एलिमेंट दोनों में कॉमन भी होंगे। ऐसा हो सकता है। या ऐसा हो सकता है कि S एक बड़ा सेट हो और T उसके अंदर हो, यानी T इज ए सबसेट ऑफ S। या ऐसा हो सकता है कि T एक बड़ा सेट हो और S उसके अंदर हो। तो चार में से फर्स्ट पॉसिबिलिटी तो होगी ही नहीं, क्योंकि कम से कम ज़ीरो वेक्टर तो कॉमन होगा ही होगा। बाकी की जो तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं उनमें यूनियन क्या बनेगा? तो ये शेडेड एरिया वो पूरा यूनियन है। अगर ये वाली स्थिति है कि कुछ एलिमेंट S और T में कॉमन भी हैं, कुछ एलिमेंट अलग भी हैं, तो ये पूरा एरिया S और T का यूनियन हो जाएगा। अगर S T का सबसेट है, या इस वाले फिगर में देखें तो T S का सबसेट है, उस केस में ये T है, ये पूरा S है, तो S और T का यूनियन पूरा S ही आ जाएगा। और तीसरे केस में S सबसेट है T का, तो S और T का यूनियन पूरा T आ जाएगा। अब ये जो तीन केस बचे, हमने यहाँ क्या प्रूव किया है? वो ये प्रूव किया है कि दोनों जो सब स्पेस हैं S और T, उनका जो यूनियन है वो यूनियन सब स्पेस कब होगा, किन किन परिस्थितियों में होगा। तो हमने प्रूव किया है कि इस वाली परिस्थिति में और इसके बाद वाली परिस्थिति में, इन दोनों परिस्थितियों में तो यूनियन सब स्पेस हो जाएगा, क्योंकि यूनियन या तो S के बराबर आएगा या T के बराबर आएगा। लेकिन बाकी के केस में, यानी इस वाली परिस्थिति में यूनियन सब स्पेस नहीं होगा। ये यहाँ पे प्रूव हुआ है। थ्योरम के स्टेटमेंट को एक बार और समझ लें तो हमने क्या उपलब्ध था और क्या प्रूव किया है। S और T तो थे V के सब स्पेस, यानी ये दोनों तो सब स्पेस थे। बात थी यूनियन की कि इनका यूनियन सब स्पेस होगा कि नहीं। तो हमने अभी देख लिया कि ऑलवेज नहीं होगा, हमेशा यूनियन सब स्पेस होगा ही ऐसा नहीं होगा। इंटरसेक्शन के लिए हम ऑलवेज होगा, इंटरसेक्शन हमेशा सब स्पेस होगा, लेकिन यूनियन ऑलवेज सब स्पेस नहीं होगा। यूनियन इज सब स्पेस if and only if this condition is satisfied, that is S is a subset of T
और यानी या टी इज़ ए सबसेट ऑफ एस। ये हमने प्रूव किया है। तो एक बार हमने इस कंडीशन को सत्य मानकर इस स्टेटमेंट को प्रूव किया था और कन्वर्सली इस स्टेटमेंट को सत्य मानकर कंडीशन को प्रूव किया था। तो इस तरह से अब बात अपनी पूरी हो गई कि दो सब स्पेसेस का यूनियन भी सब स्पेस होता है यदि और केवल यदि कोई एक उपसमष्टि दूसरे में अंतर्विष्ट हो। इसका एग्जाम्पल अगर हम लें तो एग्जाम्पल हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, उसको मैं रिपीट कर दूं। जैसे V2 सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी सच दैट ए एंड बी बिलोंग टू R, इसको हम V2 भी बोल देते हैं, R2 भी बोल देते हैं, R क्रॉस R भी बोल देते हैं। ये मेन वेक्टर स्पेस है V2 ओवर द फील्ड R, ये तो वेक्टर स्पेस होता है। अब एक तो इसका सब स्पेस S जिसमें A,0 टाइप के एलिमेंट्स होंगे वेयर A बिलोंग्स टू R, यानी इसमें वो वेक्टर्स होंगे जिनका कि सेकंड कंपोनेंट 0 हो। और T एक और सब स्पेस जो कि 0,B टाइप के एलिमेंट्स का सेट होगा वेयर B बिलोंग्स टू R। ये आसानी से प्रूव किया जा सकता है और हमने पहले प्रूव किया भी है कि ये सब स्पेस है V2 का और ये भी सब स्पेस है V2 का। अब ये दोनों तो सब स्पेस हैं। अगर इसका हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखें तो V2 तो क्या है, XY समतल पर XY प्लेन पर सभी पॉइंट्स का सेट, ऑल पॉइंट्स का सेट है। V2 में तो सब होंगे, इधर वाले पॉइंट, इधर वाले, इधर वाले, इधर वाले, अक्षों वाले सब होंगे। S में क्या होंगे, A0 टाइप के वेक्टर्स। हम जानते हैं कि A0 टाइप के वेक्टर्स क्या होते हैं, एक्स अक्ष पर विद्यमान पॉइंट्स। और इसमें 0B टाइप के वेक्टर्स होंगे, वो क्या होंगे, वो बिंदु जो y अक्ष पर हैं। तो ये S और T V2 के सब स्पेस हैं, लेकिन जब इनका यूनियन बना लेंगे तो इनका जो यूनियन आएगा उसमें कौन कौन से वेक्टर आ जाएंगे, A0 टाइप के सभी वेक्टर भी आ जाएंगे और 0B टाइप के सभी वेक्टर्स भी आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल इसमें 1 0 आ जाएगा क्योंकि वो S में था तो यूनियन में आ जाएगा, 0 1 आ जाएगा क्योंकि T में था, 0 1 T में था इसलिए आ जाएगा, और बहुत सारे, यानी S वाले सभी और T वाले सभी इसमें आ जाएंगे। अब यहाँ पे दिख रहा है कि इस समय यूनियन जो है ये सब स्पेस नहीं है। बहुत सिंपल सा कारण ये दे सकते हैं कि ये दो वेक्टर तो S यूनियन T के हैं, ये S में होने के कारण और ये T में होने के कारण, लेकिन इनको जोड़ दें अगर तो इन वेक्टर्स का योग आएगा 1 1 और ये S यूनियन T में नहीं होगा, क्योंकि S यूनियन T, ये क्यों नहीं होगा S यूनियन T में, क्योंकि ना तो ये S में है ना T में है। तो इसी से सिद्ध हो गया कि ये यूनियन वाला जो सेट यहाँ बना वो सब स्पेस नहीं है। S सब स्पेस था, T सब स्पेस था, यूनियन सब स्पेस नहीं है। और अगर हम थ्योरम की दृष्टि से देखें तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये S और T ऐसे थे जो ना तो S T का सबसेट था ना T S का सबसेट था, इसलिए नहीं हुआ। तो जब भी ऐसा होगा कि S T का सबसेट नहीं है और T भी S का सबसेट नहीं है तो उस केस में यूनियन सब स्पेस नहीं होगा, जैसा कि इस एग्जाम्पल में भी स्पष्ट है और थ्योरम में भी हमने लॉजिकली प्रूव किया है। यूनियन तो केवल सब स्पेस तभी हो सकता है जब या तो S T का सबसेट हो और या फिर T S का सबसेट हो, लेकिन इंटरसेक्शन ऑलवेज सब स्पेस होता है। तो ये सब स्पेसेस से संबंधित सारी बातें हो गई। हमने सब स्पेस की डेफिनेशन ले ली, सब स्पेस प्रूव करने का शॉर्ट तरीका थ्योरम्स में बना। हमने 3 थ्योरम्स प्रूव की जिनमें हमने सब स्पेस होने की नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस प्रूव की। फिर हमने सब स्पेस के एग्जांपल्स लिए, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के एग्जांपल्स लिए। ऐसे एग्जांपल्स भी लिए जो सब स्पेस हैं और ऐसे भी लिए जो सब स्पेस नहीं हैं के लिए तो हमने सिस्टमेटिकली कॉम्बिनेशन को प्रूव किया कि A अल्फा प्लस B बीटा भी उसी सेट में हो, और नहीं के लिए हमने कई तरह से प्रूव कर दिया। कभी हमने इस तरह से प्रूव कर दिया कि अल्फ़ा और बीटा S में हैं लेकिन इनका योग S में नहीं आया तो सिद्ध हो गया कि S सब स्पेस नहीं है। कभी प्रूव कर दिया कि A S का A फील्ड का अवयव है और अल्फ़ा
एस का अवयव है, लेकिन इनका मल्टीप्लिकेशन यानी ए अल्फ़ा एस का अवयव नहीं आया, तो सिद्ध हो गया कि सब स्पेस नहीं है। अगर हम किसी में मात्र ये प्रूव कर दें कि ज़ीरो वेक्टर उस सेट का एलिमेंट नहीं है, तो भी प्रूव हो जाएगा कि वो सब स्पेस नहीं है। तो नहीं के लिए भिन्न भिन्न तरीके हमने काम में लिए, लेकिन सब स्पेस है तो उसके लिए जनरल तरीका ही काम में लिया कि दो वेक्टर्स उसमें लिए, फिर प्रूव किया कि उनका कॉम्बिनेशन भी उसी में आता है। तो सब स्पेस से संबंधित बातें पूरी हुई और इनको हम समाप्त करें। अगले वीडियो में हम लीनियर कॉम्बिनेशन को डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल। जय हिंद।